अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ हमें सिर्फ अच्छा नहीं नवाज लगता। शरीफ के दावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई और जिस तरह 22 करोड़ आवाम को जुल्म का निशाना बनाया गया, जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेला गया, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ के सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, समाज के जानसारों, आप ही मुझे बता दीजिए फिर कि मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूं मैं? ठीक है, जनरल बाजवा और जनरल फैज, आपने हजूर अपनी मर्जी की GIT तो बनवा ली, मर्जी के फैसले भी आपने हासिल कर लिए। नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटा भी दिया। मुझे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डलवा दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार पेशी की गई, अब भी जारी है। अगर मामला यहीं तक रहता तो चले, कोई बात नहीं थी। मगर पूरे मुल्क के अवाम को गुर्बत, बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरों में धकेलने का जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, देना होगा। चलिए, मेरा तो जुर्म था कि मैं आपकी, पाकिस्तान के अवाम की हक हुक्मरानी की बात करता था, आइन की बात करता था, जमहूरियत के असूलों की बात करता था, अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए कहता था। लेकिन अवाम का क्या कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? आपसे इलाज करवाने की सहूलतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूँ। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां मजहब का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस वाक़े की तफसील तो सुनी होगी। इस तरह सिंध पुलिस के सरबराह IT पुलिस रात गए, घर से अगवा करके माल बनाया गया। एक बुनियाद गैर कानूनी एफआईआर काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह से मरियम नवाज और कैप्टन कद्दर का दरवाजा तोड़कर कैप्टन गिरफ्तार किया गया। इस शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस ने अपना रद्द अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहाँ हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है। क्या कराची के इस वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं?
सच्चा साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि एफआईआर दर्ज कराना आईएसआई कराना या रेंजर्स का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। का काम है, ये उनकी अगर जिम्मेदारी पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद गैर कानूनी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है या किसी इदारे झूठ के जोर पर आईजी और एडिशनल आईजी को अगवा कर ले। एडिशनल आईजी को क्या दुनिया के किसी मुहज्जब मुल्क में क्या दुनिया को किसी ऐसा हो सकता है? क्या चाचा चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर डाल उस रिपोर्ट पे डालिए। आज एक नजर डाल उस रिपोर्ट पे रिपोर्ट डालिए। की ये प्रेस रिलीज है, रिपोर्ट की बल्कि प्रेस बल्कि रिलीज ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ ये तो मैं कहूंगा एक उनके एफआईआर है। एक कहा गया कायदे आजम के मजार पे कायदे आज़म की बेहुरमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए। और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए। जज्बात भड़क गए। कायदे आजम के मजार का एहतराम करते हो, मजार का एहतराम कायदे आजम के नजरियात का भी एहतराम करो भाई। का भी एहतराम करो उनका भाई। एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे आजम की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? तालीमात की बेहुरमती क्यों ये करते हो? जज्बात उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते उस वक्त क्यों जोश जब नहीं आइन मारते? पर हमला होता है? जब आइन ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते उस वक्त जब जोश क्यों नहीं जमहूरियत पर हमला होता है? जब जमहूरियत ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते उस वक्त जोश जब क्यों नहीं एक मारते? मुल्क से हुकूमत पर शब खून मारा जाता है? हुकूमत पर शक मारा जाता है। उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते? उस वक्त क्यों नहीं जोश एक मारते? मुंतखब आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को आपके मुंतखब वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। हथकड़ियां बनाई जाती हैं। उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते उस वक्त जब जोश क्यों नहीं मारते? गिरफ्तार किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते? उसके सामने धरने दिए जाते हैं और धरने करवाए जाते हैं। और धरने करवाए जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? और औरत के सीने में दिल क्या नहीं? आपके और हमारे जज्बात की कोई कदर और कीमत नहीं है? हमारे जज्बात की कोई कदर कीमत चंद नहीं। लोगों के जज्बात में उबाल आता है, लोगों के जज्बात में वो उबाल आता है। हल्की को उठाकर ले जाते हैं। लोग हल्की को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है, जैल का खून जोश मारता है। वज़ीर आज़म को उठाकर जेल में डाल देता है आदमी को उठाकर और जेल में डाल खुद देता है। हुकूमत पर काबिज हो जाता है। खुद हुकूमत पर काबिज हो किसी जाता के है। जज्बात में गर्मी आती है किसी के तो जज्बात में किसी गर्मी सहाफ़ी आती है, को उठाकर ले जाता है। को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं क्या काम किया रहा है। कि क्या काम किया। राजनीति की मुल्की मफाद में नसीहत को मुल्क की वफात में बनाकर हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। हमें गद्दार लेकिन आज तुम खुद अपने इदारों आज तुम अपने अपने नाम लेकर को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं, इस कदर गैर आप आकर किसी भी वक्त वो कुछ भी कर वो कुछ भी शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है, ना कानून का, आइन का ख्याल आता है और ना ही अपने हल्फ का, और ना फौज के इदारे का, ना फौज ना की और ना किसी चेन ऑफ कमांड का। ना किसी चेन ऑफ कमांड का इस बात की रो में बहकर कुछ भी कर बात सकते की रूम में बैठकर और फिर इस बड़े जुर्म को दो इदारों के दरमियान गलत फहमी का काम किया गया। गलत फहमी का काम रिपोर्ट में सूबाई पुलिस के सरबराह को भाई पुलिस के सरबराह को खास करके एफआईआर दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है। एफआईआर करने का जिक्र भी उन नहीं है। अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए। नाम तक नहीं बताए गए। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है। ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, सिर्फ भाई सियासतदान ही है। इनके नाम के साथ चोर, डाकू, लुटेरे डाकू, लुटेरे और गद्दार सभी कुछ लगा देते हैं। सभी कुछ भाई लगा जी देते हैं। के
हमारी किरदार कुशी करो, हमारी किरदार कुशी करो, जेलों में डालो, जेलों में डालो, हमारे नामों को गाली बना दो, हमारे नामों को गाली बना दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ना चलना चाहिए, ना चलना चाहिए। सर्विस जजों के खानदानों की सर्विस जजों के खानदानों की जाती है, सहाफी के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है। अगर दुनिया में जैसे आईनी होता है, काम करने वालों के नाम लेकर काम करने वालों के नाम की जाएगी, तो फिर उन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे, उन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे। आइन, जमहूरियत और अवाम की जमहूरियत और अवाम। मैं इस प्रेस रिलीज की मैं एक दफा करता हूं और उसको मुस्तरद करता हूं, और मुस्तरद ये हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन घर का खाना है, बल्कि जिसने किसी सवाल का वादे जवाब देने की बजाय बेशुमार नए सवाल दिए हैं, जिसने इस वारदात को हुक्म देने वाले असल किरदारों को पर्दा डालकर कलाकार बनने वालों को कुर्बानी का बकरा बना दिया, तो बेहद नुकसान पहुंचा है। मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद बात और बारिश होने वाली है, और बारिश होने वाली है। अपनी गुफ्तगू को हवालत नहीं देना चाहता, हवालत नहीं देना यही है रियासत के ऊपर रियासत, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को रियासत को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं, यही है वो जो मेरे राह पे पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही, यही है, यही हमारे लिए घाटे का सौदा है। यही हमारे लिए आवाम की राय को सामने नहीं दे रही, सामने नहीं दे रही, रोक टोक करने वाले, आइन की तलकीन करने वाले सियासतदानों को इबरत का निशान, भाई और बहनों, से कोई गलत फहमी नहीं है, कोई गलत होती चाहते हैं, साबित करती है। हमने हमेशा अपने कानों को खुद किया है, मैंने किया है, और मुझे मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में इसलिए तो भाई हम इदारों को और अहलकारों को आइन का एहतराम करने का कहते हैं। हम वही बात कहते हैं जो कायदे आज़म ने कही थी, कहते हैं जो आइन में लिखी है, हमारे जवानों और अफसरों का है, सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद होनी चाहिए, भी बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। और मैं आपको आज कहूंगा, आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए, इज्जत दो, वोट को एक दफा फिर वोट को पाकिस्तान जिंदाबाद, समाज
میری آواز وزیر اعظم اس شعر کے ساتھ تسلیم کی رات اندھیری ہے آلام کی گنبد گھیری ہے تیرا تن زخموں سے چور بہت تیرا دل غم سے رنجور بہت اے کعبہ دل اے معبد جاں تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں میرے جیتے جی ان شہروں پر ان کھیتوں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں تیرے نین کول مرجھائے کیوں اے میرے دیار وفا و یقین تیری سرخی علم شاداب صدا آباد صدا سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس خاک کی خوش اقبالی پر مریم نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا چل نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر مقام صاحب مرتضی جاوید عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب احسن اقبال صاحب زماد سواد پختونو روریانو خوریانو او مشرانو السلام علیکم. راغے رالے تاسو سنگائے خیر نواز شریف مو یادے گی خیبر پختونخوا اور سوات کے غیور پختونوں سوات کی بیٹی خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. شیروں کی بیٹی دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم. میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں. یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں. جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا. میں بھی سوات کی بیٹی ہوں, میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں, بہن ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں. کیا میرے غیور پختونوں آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اور
गाली नहीं, गाली नहीं। आज खैबर पख्तूनख्वा के जाली हुक्मरानों को पता चल जाना चाहिए कि अवामी जलसा कैसा होता है। ये पिछले दिनों जो सवात में सरकारी जलसा हुआ था ना, आज उनको नजर आ जाना चाहिए कि अवाम का समंदर किसको कहते हैं। एक समंदर ये है, एक समंदर वो छतों के ऊपर है, एक समंदर वो गली और मोहल्लों के अंदर है, और एक समंदर और जलसा ये अवाम का बाहर खड़ा है। मेरे सवात के भाइयों बहनों, गयूर पख्तूनों, मुझे ये बताओ कि माओ बहनों बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़ने वालों के बारे में आप क्या कहते हो? क्या ऐसी कमजर्फ हरकत करने वाला पख्तून हो सकता है? दुनिया को बताना चाहता हूँ काजी को डिवीजन के मेरे गयूर भाइयों बुजुर्गों, मुझे ये बताओ, क्या इस किस्म के घटिया जबान बोलने वाले लोग आपकी नुमाइंदगी के अहल हैं? और सबसे पहले ये मेरा जो भाई खड़ा है, अमीर मकाम, तेरा मकाम, मेरा मकाम, अमीर मकाम, अमीर मकाम, मुझे बड़ा अफसोस है खैबर पख्तूनख्वा का अब एक ही मकाम है, उसका नाम है अमीर मकाम। इन्होंने आज से 4-5 साल पहले जब मुझसे पहली मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब मेरी जमात है, मैं घर बैठ जाऊंगा ये, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और उसी की सजा उनको मिली। मुझे बहुत अफसोस है कि इन कमजर्फों ने इनके 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया, और आज उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा, अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिगड़ गया उसका। शर्म आनी चाहिए आप सबको। जो इतना कमजर्फ है कि सियासत की लड़ाइयां घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। और फिर हम आज दिली ताज़ियत करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के जो कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले, एक तारीख रकम करने वाले चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की वफात पर। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि उस बहादुर जज ने जिस तरह मुशर्रफ जैसे जमहूरियत पे शब खून मारने वाले को उसके घर तक पहुंचाया, उसके अंजाम तक पहुंचाया, तो वकार अहमद सेठ जैसे जज हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हम सब उनके घर वालों से, उनके पसमानदगान से ताज़ियत करते हैं। आज हम उन खानदानों से भी ताज़ियत करते हैं जिनके प्यारे दहशत गर्दी में शहीद हो गए। पेशावर में जो अभी ये कुछ
दिन पहले होने वाला मदरसे के ऊपर जो खुदकुश हमला था या जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, उसमें जितने बेगुनाह शहीद हो गए, हम उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करते हैं। और मैं खुद एक माँ हूं, मुझे अंदाजा है कि शहीदों की माँओं के ऊपर क्या गुजरती होगी, शहीदों के घर वालों के ऊपर क्या क़यामत टूटी होगी। और याद है ना, आज से सिर्फ चंद साल पहले जब एपीएस पे हमला हुआ था, किस तरह पाकिस्तान के गली गली में हर रोज धमाके हुआ करते थे, किस तरह दहशतगर्दों ने मस्जिद, मदरसा और कोई भी इबादतगाह, कोई भी बाजार, कोई भी मोहल्ला नहीं छोड़ा था। ना बाजार महफूज थे, ना थाने कचहरियां महफूज थी। पुलिस अफसरों ने, ये खड़े मेरे पुलिस वाले भाई, आप सबको भी सलाम, जिस तरह शहीदों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन बहाल किया था, मुझे अफसोस है कि इस नालायक और सिलेक्टेड ने आज उस अमन को भी दांव पे लगा दिया। जिस दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा बहुत कुर्बानियां देने के बाद निकला था, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान तकसीम था। आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी इख्तलाफात और दुश्मनियां बुलाकर उन्होंने मुल्क की खातिर दहशतगर्दी की जंग में कौम को यकजा किया और दहशतगर्दी की लानत से अल्लाह ताला के फजलो करम से कौम को निजात दिलाई। और आज हमारे सर पे एक ऐसा नालायक, ऐसा नाअहल सिलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है जो कि हसद और इंतकाम का मारा हुआ शख्स है। उसको एहसास नहीं कि 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी सिलेक्टेड ही सही उसके कंधों पर है। तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार सर उठा रही है तो इसका वजीर दाखिला धमकियां देता है, कहता है देखो हमारी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन खानदानों ने, खैबर पख्तूनख्वा के खानदानों ने दलेरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उसमें बिलोर खानदान भी शामिल है। उसके अंदर जो आज वजीर आला धमकियां देता है कि तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो एएनपी वालों का हुआ है। मियां इफ्तिखार साहब ने भी अपना इकलौता बेटा खोया है दहशतगर्दी के अंदर। सोचो जरा वजीर दाखिला के इस बयान से उन शहीदों के घर वालों पर क्या गुजरी होगी। क्या तुम सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें इंसानियत भी भूल गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बशीर बलोर साहब को 22 दिसंबर को शहीद किया गया, उनके अहले खाना पर क्या गुजरी हो गई। बैरिस्टर हारून बलोर को शहीद किया गया, सोचो उनके बच्चों पर, उनके खानदान पर क्या गुजरी होगी। और अल्फाज से दहशतगर्दी करने वाला वजीर दाखिला, शर्म आनी चाहिए। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो आवाम को? शर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मालाकंड डिवीजन और सवात के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये जरा बताओ मुझे, 7 साल से आपके ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है, बताओ क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? वो पिछले लोग भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है?
کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی تکالیف کا، اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں۔ جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا یہاں نظام میں تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، آپ کو تعلیمی وظائف ملے، آپ کو نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا۔ اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے۔ یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے۔ جدا خوشحالی آغاز اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کیا 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے۔ یہ وہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ بی آر ٹی بس چل رہی ہے، کوئی نئی بس میں آگ تو نہیں لگ گئی، جل تو نہیں گئی؟ کہتا تھا کہ میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اور پھر دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے، شہباز شریف کی نقل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بس بن رہی ہے، آج تک بھی نہیں بنی۔ اس نے ایسی بس چلائی جو اس کی طرح بہت ہی بے بس ہے۔ وہ بس اس حکومت اور اس جعلی سلیکٹڈ کی طرح چلنے سے انکاری ہے، اور روز بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی غلط پل بن جاتے ہیں، کبھی دروازے الٹی طرف کھلتے ہیں، ہر روز کھدائی ہوتی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ چور سریا اٹھا کے لے گئے، کبھی خبر آتی ہے کہ چور سامان اٹھا کے لے گئے۔ دعویٰ تھا کہ 10 روپے کی ٹکٹ ہوگی، آج بی آر ٹی کا کرایہ 100 روپے سے بڑھا کر 250 250 روپے کر دیا گیا۔ کہتا تھا ارب لگ چکے ہیں لیکن وہ بس کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور روڈ
क्या नारा लग रहा है? क्या नारा लग रहा है? मैं बताती हूँ, ये मेरे भाई ये नारा लगा रहे हैं, ना झुकने वाला नवाज शरीफ, ना बिकने वाला नवाज शरीफ। इख्तियार गुली के दिलों की धड़कन कौन है? नवाज शरीफ। और जरा मुझे ये भी बताओ, ये जो मेरे सामने मेरे भाई और बुजुर्ग खड़े, बताओ खैबर पख्तूनख्वा में आज रोटी कितने की है? कितने की? खैबर पख्तूनख्वा में रोटी आज 30 रुपए की है। ना सिर्फ रोटी 30 रुपए की है, बल्कि आज सुबह में अखबार में पढ़ रही थी कि IMF ने कहा है कि जब तक बिजली और गैस के निर्ख नहीं बढ़ाओगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। और वो कौन था जो कहता था 200 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे? और आज IMF आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। अरे दिल दिए दुआ 50 लाख घरों में से एक घर भी किसी को मिला? 1 करोड़ नौकरियां जो होनी थी, उसमें से एक नौकरी भी किसी को मिली? देखो, आटा कंट्रोल से बाहर, बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर, गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर, दवाई की कीमतें कंट्रोल से बाहर, कपास और फसलें कंट्रोल से बाहर, डॉलर कंट्रोल से बाहर, गैर मुल्की कर्ज कंट्रोल से बाहर, और 18 अरब का कर्जा रोजाना लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि एक ईंट भी लगी खैबर पख्तूनख्वा में? महंगाई कंट्रोल से बाहर। आप मुझे ये बताओ, चाहता हूँ तो बस नहीं चलता, अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना कैसा बनाना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल कैसे करना है। महंगाई कंट्रोल नहीं होती, लेकिन दिन से रात और रात से सुबह तक सिर्फ एक ही मंसूबा बनता है कि मुस्लिम लीग नून और शेरों को कंट्रोल में कैसे करना है। मेरी एक तकरीर होती है, मेरी एक तकरीर होती है और 24 घंटे इनके मशीर और इनके वजीर टीवी पर आकर दिन रात हलकान होते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ का बयानिया वो है जिसकी 2 तकरीरों ने तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। दिलों की धड़कन है तू फख्र
की बहन और बेटी के बाथरूम्स और कमरों में कैमरे लगाने पे चलता है। अगर कैमरे लगाने का इतना ही शौक है तो जरा नैब की अदालतों में कैमरे लगाओ और अवाम को दिखाओ कि तुम्हारा असल मकरू चेहरा क्या है, किस तरह तुम अपने मुखालिफों पे झूठे इल्जाम लगाते हो। चाहता हूँ दुनिया को बताना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना। बुजुर्गों, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो और अवाम को उनका मैंडेट दो। और देखो, मैं इदारों को कहती हूं कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, क्योंकि मेरे सवाद के भाइयों, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ ना टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाअल्लाह। में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। अगर मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी, मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। और आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तून के अवाम इस दफा शेर को वोट दें। उसकी वजह ये नहीं है, बखुदा उसकी वजह ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूं कि सवात और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सारे शहर लाहौर की तरह तरक्की करें। यहाँ भी लोगों को जबरदस्त सड़कें मिले, यहाँ भी लोगों को मोटरवेज मिले। नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे बना दी कि नहीं बना दी? इंशाअल्लाह 18 को मैं मानसेरा में भी जलसा करूंगी इंशाअल्लाह। और मैंने देखा है कितनी खूबसूरत हजारा मोटरवे बनी है। मेरा दिल करता है कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर जैसी तरक्की हो। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर और पंजाब की तरह जबरदस्त अस्पताल बने और बड़े बड़े कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने और जबरदस्त किस्म का निज़ाम तालीम यहाँ राइज हो।
میرا دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں, ان کو بہترین تعلیم ملے, یہاں کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں ملے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو مہنگائی کم ہو اور آپ کو سکون کی نیند سونا نصیب ہو. تو میرے سوات کے غیور عوام, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سمجھتے ہو نا؟ نواز شریف کا بیانیہ سمجھتے ہو نا؟ پتہ ہے نا نواز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ ووٹ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ اس تحریک نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. آج گجرانوالہ سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر کوئٹہ تک, کوئٹہ سے لے کے گلگت بلتستان تک, اور گلگت بلتستان سے لے کے آج سوات تک پورا پاکستان یہ جان گیا ہے کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان میں تباہی آتی ہے, پاکستان میں غربت آتی ہے, پاکستان میں مہنگائی آتی ہے, پاکستان میں لاقانونیت آتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں, میں ابھی کل رات کو پہنچی ہوں خیبر ادھر گلگت بلتستان میں 8 دن مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کر کے, اور آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح عوامی سمندر تھا ہر جلسے میں. ماشاءاللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی عوام گلگت بلتستان کے جلسوں میں کس طرح آ گئی. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کبھی گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کسی کے نہیں ہوئے. تو یہ لوگ جو گلگت بلتستان کے دور کے گاؤں میں بھی جہاں نہ فون ہے نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, وہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. وہاں پر ایک 5 گھنٹے دور گلگت گاؤں تھا, وہاں کے ایک کارکن نے مجھے کہا کہ ہماری بہن, ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ نے اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں, دلیروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ اصول پہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں. زندہ باد. کہ مسلم لیگ نون کو صرف 2 یا 3 سیٹیں ملیں گی, لیکن اس کیمپین کے بعد یہ سر جوڑ کے بیٹھے. میرے جلسوں میں 5-6 کی تعداد ان کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کی بھی ہوتی تھی. انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, تو انہوں نے پھر کل سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے گلگت بلتستان نے, تو اب ان کو 2-3 سیٹیں نہیں, اب کم از کم 8-7 سیٹیں دینی پڑیں گی. تو یہ یاد رکھنا, پاکستان کے عوام یہ یاد رکھیں کہ اگر کہ انشاءاللہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں یا شیر پر مہر لگے گی یا نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگے گی. دھاندلی کرو گے تو پچھتاؤ گے, نہیں کرو گے تو اور بھی زیادہ پچھتاؤ گے. ہر حال میں اب تم کو جانا بھی ہے اور پچھتانا بھی ہے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ سیاسی لوگ نہیں اٹھا سکتے. او بھائی, نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ 22 کروڑ عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے. اور کیونکہ میرے سوات کے شیروں, یہ بیانیہ جو ہے
आइन का बयानिया है, आपकी आइन की सबज किताब का बयानिया है, आपके कानून का बयानिया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया है। और ये बयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जौक दर जौक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। और ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ, मेरे सवात के मालाकंड डिवीजन के भाइयों बुजुर्गों, हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे। वादा। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को पेशावर के जलसे में शिरकत करोगे ना, फिर अपनी बहन और बेटी को मिलने आओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर आखिरी बात, अगर मेरे साथ जाकर इस्लामाबाद में अपनी फतह का झंडा गाड़ना पड़ा तो अपनी बहन के साथ चलोगे ना? मरियम नवाज का साथ दोगे ना? नवाज शरीफ का साथ दोगे ना? मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे ना? वोट की इज्जत करवाओगे ना? अपनी इज्जत करवाओगे ना? तो एक दफा फिर मेरे शेरों और दलेरों और गैरतमंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलके अपने लिए नारा लगाओ, सवात के मेरे भाई जिंदाबाद, मालाकंड डिवीजन जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, मेरे गयूर पख्तून भाई और बुजुर्ग जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। शाहिद खाकान अब्बासी जिंदाबाद। एहसन इकबाल जिंदाबाद। अमीर मकाम जिंदाबाद। मुर्तजा जावेद अब्बासी जिंदाबाद। और पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।